हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं वियतनाम के बारे में बात करूंगा। जो भी लोग वियतनाम के लिए प्लान कर रहे हैं, वियतनाम ट्रिप के लिए, तो वो ये वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं सारी डिटेल्स बताऊंगा। फ़्लाइट हो गया और आपका वीज़ा प्रोसेस हो गया, करेंसी के बारे में, वहाँ के फूड के बारे में, क्योंकि वेज और नॉन वेज को लेके एशियन कंट्री में बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो फूड के बारे में मैं जानकारी दूंगा। कुछ ऐसे लोकल लाइक टूरिस्ट स्पॉट जहाँ पे आप विजिट कर सकते हो, जिससे आपका ट्रिप बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो इस वीडियो पे आप लास्ट तक बने रहना, क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि वियतनाम है कहाँ पे। जब आप मैप की तरफ ध्यान दोगे तो इंडिया से नीचे की तरफ जब आप बढ़ते हो तो आपको वियतनाम दिखता है, जो कि एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का वो पार्ट है। इसके इर्द गिर्द जो कंट्रीज है, जैसे लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, तो ये सब उसके अगल बगल अपने बॉर्डर शेयरिंग करते हैं। अगर वियतनाम के कल्चर के बारे में बात करो तो एक तरीके से वो वहाँ पे इंडिया से कुछ रिलेट करता है, क्योंकि वहाँ पे हिंदुज़म भी है, वहाँ के बुद्धिस्ट भी हैं और भी रिलीजन्स वहाँ पे हैं। तो आप लगभग अगर टैली करते हो इंडिया से, तो इंडियंस भी वहाँ पे बहुत सारे हैं, जहाँ पे वहाँ पे जॉब करते हैं, वहाँ पे रह रहे हैं। तो एक तरीके से इंडिया से बहुत अच्छा रिलेट करता है वियतनाम। तो यहाँ के कल्चर के वजह से एक तरीके से आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। बट मैं जो आपको बताने वाला हूँ, वहाँ पे इंग्लिश का बहुत प्रॉब्लम है। वहाँ के लोकल लोग इंग्लिश बहुत कम लोग जानते हैं, तो आपको ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होगा कम्युनिकेट करने में। लेकिन इसका भी एक सॉल्यूशन है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो कम्युनिकेशन को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जो कि वहाँ के लोकल लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं, ना बोलते हैं। तो आप गूगल ट्रांसलेटर ऑफलाइन डाउनलोड करके जाओ, ताकि अगर आपका इंटरनेट नहीं भी वर्क करता है तो एक तरीके से आप अपनी बातें सामने वाले तक पहुँचा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है, जो कि आपको गूगल ट्रांसलेटर आपको हमेशा अपने फ़ोन में रखना चाहिए। आप किसी भी कंट्री विजिट कर रहे हो, मोस्टली अगर साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में आप विजिट कर रहे हो, तो क्योंकि वो अपने लोकल लैंग्वेज को लेके ही एक तरीके से फॉलो करते हैं। तो इंग्लिश बहुत कम ही यूज़ होता है वियतनाम में। अगर आप वियतनाम को देखोगे तो वियतनाम 3 भाग में डिवाइड है एक तरीके से। पहला जो टॉप पे आप देखोगे वो हनोई है, जो कि एक तरीके से कैपिटल है वियतनाम का, जो कि मैक्सिमम आपको फ़्लाइट इंडिया से मिल जाता है हनोई के लिए। और फिर बीच में आता है डेनोंग, क्योंकि वियतनाम एक लंबा सा कंट्री है, तो ये 3 तरीके से हैं। तो पहला आ जाता है हनोई, फिर आता है डेनोंग, उसके बाद आता है हो ची मिन्ह सिटी। तो मोस्टली आपको हनोई के लिए फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं, डायरेक्ट फ़्लाइट भी हैं हनोई के लिए। तो जिस स्टेट में आप, इंडिया के किसी भी स्टेट से आप हो, तो आप एक तरीके से टैली कर सकते हो अपने फ़्लाइट। अगर हनोई के लिए आपको सस्ता पड़ता है तो आप हनोई विज़िट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप हो ची मिन्ह से अपना ट्रिप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि हनोई एक तरीके से टॉप पे पड़ता है और हो ची मिन्ह सिटी डाउन साइड में पड़ता है। तो ये आपके लिए बेस्ट पार्ट होगा। अगर आप हनोई से अपना ट्रिप स्टार्ट करते हो, तो भी आप धीरे धीरे करते आप पूरा हो ची मिन्ह आते आते आप अपने ट्रिप को पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। अदरवाइज आप हो ची मिन्ह भी अगर जाते हो तो आप नीचे से ऊपर की तरफ जा सकते हो, जिससे आप पूरे वियतनाम को एक तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, ये जो 3 मेन सिटीज़ हैं वियतनाम में, लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि आपको मेनली जो फ़्लाइट्स मिलते हैं वो हनोई और हो ची मिन्ह के लिए मेन मिलते हैं, तो जो कि नॉर्थ और एक साउथ पार्ट पड़ता है। तो जो भी आपको बेस्ट फ़्लाइट डील मिलता है वियतनाम जाने के लिए, तो आप हो ची मिन्ह या हनोई ट्राई कर सकते हो। तो जो भी सबसे सस्ता और अच्छा आपको फ़्लाइट मिले, तो उसके लिए आप बुक कर सकते हो। प्लान कर रहे हो आप विज़िट करने के लिए, तो आप फ़्लाइट यहाँ पे बहुत टाइम से बुक कर लेना, क्योंकि फ़्लाइट को लेके बहुत यहाँ पे दिक्कतें हैं, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव फ़्लाइट होता है। तो आप बहुत टाइम से अगर फ़्लाइट को बुक करते हो तो आपको एक अच्छा डील मिलेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि एक तरीके से वियतनाम में आपका हो ची मिन्ह और हनोई 2 सिटी ऐसे हैं जहाँ पे फ़्लाइट मोस्टली इंडिया से चलते हैं। तो जो भी आपके स्टेट से बेस्ट डील पड़े, तो वो आप फ़्लाइट बुक कर लेना। मेजरली मैंने फ़्लाइट के लिए इसलिए बोला, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव फ़्लाइट्स जाते हैं वियतनाम के लिए। तो आप अगर बहुत टाइम से बुक कर रहोगे, पहले से बुक किए रहोगे, तो आपके लिए डील अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपका पूरा ट्रिप बहुत एक्सपेंसिव जाए। और अगर बात करें सस्ता फ़्लाइट के बारे में, तो मेनली आप कोलकाता से फ़्लाइट अगर लेते हो तो सबसे चीप एंड बेस्ट पड़ता है। अदरवाइज आप दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई वगैरह से भी लेते हो, तो लगभग उसमें बहुत अच्छा प्राइसिंग गैप आता है। तो अगर चीपेस्ट फ़्लाइट लेना है तो आप स्काई स्कैनर ट्राई कर सकते हो। स्काई स्कैनर्स पे अच्छे डील्स आपको मिल जाएंगे, जो कि सारे वेबसाइट को टैली करके वो अच्छे डील्स निकाल के आपको प्रोवाइड करते हैं। तो स्काई स्कैनर इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन बुक योर फ्लाइट्स टिकट। सो मेनली अगर कोलकाता से आप बुक करते हो या कोलकाता से आप फ्लाई करते हो, तो आपका फ़्लाइट का जो खर्चा है बहुत चीप रेट में आपको मिल जाएगा कंपेयर टू अदर स्टेट। तो
तो एक और अच्छा सा टिप मैं आपको बताता हूँ जब भी वियतनाम आप विजिट करोगे। तो जब भी अगर आप हनोई से स्टार्ट करते हो तो आप हो ची मिन्ह पे जाके एंड करो, या फिर हो ची मिन्ह से स्टार्ट करते हो तो हनोई पे जाके एंड करो। कभी कभी स्काई स्कैनर्स पे भी आपको एक्सपेंसिव फ्लाइट्स मिलते हैं, तो आप लोकल वेंडर से ट्राई कर सकते हो जो प्री लाइक रिजर्व फ्लाइट्स रखते हैं, क्योंकि ऐसे एजेंट्स होते हैं इंडिया में जिनके पास ऑलरेडी वो फ्लाइट बुक करके अपने पास रखे रहते हैं और वो एज अ ग्रुप में वो सेल करते रहते हैं। तो आप उनसे भी कांटेक्ट में रह सकते हो, जिससे आपको फ्लाइट का खर्चा बहुत ही कम गिरेगा। तो लोकल वेंडर्स अपने पास प्री बुक फ्लाइट्स और होटल दोनों भी रखते हैं, तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हो तो आप उनसे हेल्प लेके बहुत सस्ते में आप अपना फ़्लाइट ले सकते हो। अदरवाइज़ ऑनलाइन आपके पास ऑप्शंस हैं कि ऑनलाइन आप बुक कर सकते हो। बेसिकली अगर मैं कॉस्टिंग का बात करूँ फ़्लाइट का, तो वो लगभग 15 से 17 हज़ार के बीच में आ जाता है। इंडिया के किसी भी कोने से अगर आप फ़्लाइट लेते हो तो मिनिमम आपका 16-17 हज़ार में आपके पास फ़्लाइट मिल जाती है। तो ये डील भी एक तरीके से अच्छा है अगर आपका बजट अलाउ करता है। अदरवाइज़ आप बहुत लाइक अपने टाइम से पहले अगर आप बुक करते हो तो उससे और भी सस्ता मिल सकता है। ये डिपेंड करता है टाइम टू टाइम कि क्या अच्छा सीज़न है वहाँ पे विज़िट करने का, उस हिसाब से फ़्लाइट वहाँ पे एक्सपेंसिव और चीप दोनों मिल जाती है। अब आ जाते हैं वीज़ा के बारे में। जैसा कि वीज़ा के बारे में बहुत ऐसे मिथ हैं, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं अरे यार यहाँ वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल भी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 बार विज़िट कर चुका हूँ वियतनाम। तो मैंने वीज़ा ऑन अराइवल पे ही वहाँ पे विज़िट किया है। बेसिकली आपको मैं ई वीज़ा के बारे में इस वीडियो में भी बता देता हूँ कि आप ई वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो। इसके थ्रू जो वीज़ा प्रोसेस है वो आपका सिंपल हो जाएगा और बेसिकली आपका सारा ट्रिप गारंटीड हो जाएगा कि आपको वीज़ा का इशू नहीं आएगा इमिग्रेशन के टाइम। बेसिकली आप ई वीज़ा ले सकते हो। आप उनके वियतनाम के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा और आप यहाँ पे भी देख सकते हो, फ्लैश आएगा। तो बेसिकली इनके जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं बहुत सिंपल होते हैं। आपके पासपोर्ट के आगे फ्रंट और बैक साइड का फ़ोटो लगता है, एक फ़ोटोग्राफ लगता है जो कि वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए, और पेमेंट मेथड आपका ऑनलाइन रहेगा क्योंकि वहाँ पे आपको पेमेंट करना होता है। तो बेसिकली अगर मैं इस मंथ का बात करूँ, जो वीज़ा फ़ीस है ऑलमोस्ट $25 है। ये घटता बढ़ता है टाइम टू टाइम, कभी $20 का भी होता है। मैं जब ट्रैवल किया था 2016 और 2018 में, तो उस टाइम $35 का था। तो अभी रेट इस समय $25 चल रहा है, जो कि 3 महीने का वीज़ा मिल जाता है। तो ये डिपेंड करता है आप ये वीडियो कब देख रहे हो, पर वीज़ा फ़ीस आप एक बार सर्च कर लेना उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। डॉक्यूमेंटेशंस लगते नहीं है, तो आप डायरेक्टली इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपका पासपोर्ट और फोटोग्राफ, यही 2 ही सिंपल डॉक्यूमेंटेशंस लगते हैं। इसमें कोई बैंक गारंटी या फिर ITR वगैरह आपको नहीं देना होता है। बेसिकली वीज़ा ऑन अराइवल भी है, लेकिन आप अगर ई वीज़ा अप्लाई करके जाते हो तो आपके लिए एक सेफ़ ट्रैवलिंग हो जाता है ये। बेसिकली ड्यूरेशन का बात करूँ तो वीज़ा आपको 3 दिन के अंदर ही मिल जाता है, लेकिन अगर आप अप्लाई करते हो तो आप ऐसे बैठे मत रह जाना। आप टाइम टू टाइम उसके स्टेटस चेक कर देना, क्योंकि कभी कभी वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाता है किसी डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, क्योंकि इनके डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही सिंपल है। पासपोर्ट और फोटो देके आप बेसिक डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करके आप अपना वीज़ा ले सकते हो, ई वीज़ा। तो जब भी आप अप्लाई करो तो एक तरीके से आप 10 दिन का गैप लेके चलना कि 10 दिन आपका वीज़ा प्रोसेस में लग जाएगा। कभी कभी कुछ ऐसे हॉलीडेज़ पड़ जाते हैं वियतनाम में, जिसकी वजह से एम्बेसी वगैरह क्लोज होते हैं। तो कभी भी आप अगर फ़्लाइट बुक करते हो तो आप ऐसा टाइम गैप लेके चलना जिसकी वजह से आपका फ़्लाइट का लाइक बर्बाद ना हो, वेस्ट ना जाए। तो बेसिकली 3 दिन लगता है वीज़ा आने में, लेकिन कभी कभी कुछ कारणवश आपका लगभग 6 दिन भी चला जाता है। तो आप जब भी वीज़ा अप्लाई करो तो उसके स्टेटस प्रॉपरली आप चेक करते रहो कि आपका वीज़ा कितने टाइम में आ जाएगा। तो ई वीज़ा आप लेके वियतनाम ट्रैवल कर सकते हो, जिससे आपका पूरा ट्रैवलिंग सेफ हो जाए। अगर किसी रीज़न वर्ष आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जा सकते हो। मैं कुछ वेबसाइट मेंशन कर दूंगा जिसके थ्रू वो लोकल वेंडर्स होते हैं वियतनाम में, तो वो बहुत ही आपको हेल्प करेंगे वीज़ा ऑब्टेन करने में। अदरवाइज़ आप कभी भी अगर फ़्लाइट बुक करें तो आप बहुत लॉन्ग गैप लेके ही फ़्लाइट बुक करना, ताकि आपके वीज़ा अगर रिजेक्ट भी होते हैं तो आपके पास दूसरे ऑप्शंस हो कि आप री अप्लाई कर सकते हो। जिसकी बात करते हैं वहाँ के लोकल करेंसी के बारे में। वियतनाम में चलता है डोंग। अगर आप कन्वर्जन देखेंगे इंडियन रुपीज़ में तो एक इंडियन रुपीज़ का 300 डोंग होता है। तो यहाँ पे डोंग ही चलता है। इनके जो लार्जेस्ट, जो सबसे बड़ी करेंसीज होते हैं वो 5 लाख डोंग का करेंसी होता है, जो कि अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 1 रुपीज़ इंडियन करेंसी इज इक्वल टू 300 डोंग होता है। तो जब भी आप ट्रैवल करो तो आप लोकल करेंसी पे डिपेंड मत रहना, क्योंकि जब आप इंडिया से ट्रैवल करो तो आप US डॉलर ही लेके जाना। फिर बेसिकली आप वियतनाम रीच आउट करके आप वहाँ पे अपने लाइक US डॉलर को डोंग में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि आपको अच्छे रेट मिल जाते हैं। और जब भी आप ट्रैवल करो तो आप बड़े नोट ही लेना,
जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया से ट्रैवल करो, आप इंडिया में पहले यूएस डॉलर जो लेना वो 10-20 का मत लेना, 100 के डॉलर्स आप पिकअप कर लेना, जिससे आपको अच्छा रेट, कन्वर्जन रेट मिल जाता है। क्योंकि ये भी डिपेंड करता है, अगर आपके पास $20 है या $50 है तो इसके कन्वर्जन रेट अलग होते हैं और $100 का अलग होता है। तो अब आ जाते हैं आप कन्वर्ट कहाँ करवा सकते हो। बेसिकली अगर आप एयरपोर्ट पे लाइक अराइव करते हो वियतनाम में, तो आप वहाँ भी करवा सकते हो कन्वर्ट। बेसिकली वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव हाई रेट लेते हैं, तो आप अगर जब भी अराइव करते हो एयरपोर्ट तो आप इतना करेंसी लेके चलना, उतना ही कन्वर्ट करवाएं जितना आपका टैक्सी वगैरह आप मैनेज कर पाओ। अदरवाइज जब भी आप टूरिस्ट प्लेस पे जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज काउंटर्स होते हैं, आप वहाँ पे जाके एक्सचेंज करवा सकते हो। अदरवाइज अगर आपको और भी सेफ चाहिए, अच्छे रेट्स चाहिए, तो वहाँ पे जो भी गोल्ड शॉप होते हैं तो आप वहाँ पे जाके अपने यूएस डॉलर को वियतनामीज डोंग में कन्वर्ट करवा सकते हो। आप कार्ड भी कैरी करना, आपके अगर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह है तो आप वो भी कैरी करके, जो भी आप फिजिकल करेंसी लेके जा रहे हो वो तो ठीक है, आप कन्वर्ट करवा के आप अपना जो भी ट्रैवल कर सकते हो। अदरवाइज अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी आप लेके जाओ, जिसके थ्रू आप स्वाइप करवा के कुछ, जैसे जो भी अगर प्रोडक्ट आप बाई करते हो तो आप क्रेडिट कार्ड से अगर स्वाइप करते हो तो एक नॉमिनल एक्सचेंज रेट पे आपकी लाइक परचेजिंग हो जाता है, जिससे कि आपका जो कन्वर्जन रेट है एक तरीके से सेफ हो जाता है। तो मैं यूज़ करता हूँ जुपिटर के कार्ड यूज़ करता हूँ और डीबीएस बैंक के कार्ड यूज़ करता हूँ, जो कि जीरो फॉरेक्स पे है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से एप्लीकेशन आपको अपने फ़ोन में रखने चाहिए जब आप वियतनाम विजिट करो। तो पहला है गूगल ट्रांसलेटर। गूगल ट्रांसलेटर ऑल ओवर आपको हमेशा रखना चाहिए जब भी आप किसी इंटरनेशनल ट्रिप के दौरान में आप ट्रैवल कर रहे हो, तो गूगल ट्रांसलेशन मस्ट है। आप अपने पास रखोगे तो आपको ईजी हो जाएगा बेसिक कम्युनिकेशन करने में। फिर आ जाते हैं दूसरे पे, जो कि जिसका नाम है हैप्पी काऊ। हैप्पी काऊ बेसिकली एक लाइक फूडिंग एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू आप अपनी वेज मील, जैन मील, मतलब वेजिटेरियन फूड अगर आप खाते हो तो आप हैप्पी काऊ एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप ऑर्डर कर सकते हो, जो कि आपको जेन्युइन रेट में भी मिल जाएगा। अब आ जाते हैं तीसरे एप्लीकेशन में, जिसका नाम है ग्रैब। ग्रैब बेसिकली आपका थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में ये चलता है। तो जब आप वहाँ विजिट करो तो ग्रैब डाउनलोड कर लो, जिसके थ्रू आप लोकल ट्रांसपोर्ट आप यूज़ कर सकते हो, जो जैसे बाइक टैक्सी हो गया या कैब हो गया, या आप ट्रैप से बुक कर सकते हो, जो कि आपको जेन्युइन रेट मिल जाएगा। फिर फोर्थ पे आ जाते हैं 12 गो एशिया। ये एप्लीकेशन बेसिकली क्या करता है, अगर आप जो भी लोकल, जैसे लोकल ट्रेन वगैरह आप बुक करते हो या फिर बस वगैरह, तो इसके थ्रू आप अपने बस, ट्रेन बुक कर सकते हो, जो कि आपको अच्छे प्राइसिंग में ये डील देते हैं। तो ये बेसिकली लोकल एप्लीकेशन है वियतनाम का। फिफ्थ पे आ जाते हैं अगोड़ा। अगोड़ा भी एक तरीके से बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो कि होटल बुकिंग के लिए है। तो अगोड़ा में एक अच्छी फैसिलिटी है जो कि मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। अगोड़ा के थ्रू आप जब भी बुक करते हो तो आपको एक कैशबैक मिलता है, जो कि यूएस डॉलर में मिलता है, और वो आप 60 दिन बाद, 60 डेज बाद आप उसको फिर से यूज़ कर सकते हो। तो जो भी आपको रिवर्स मिलते हैं वो आप पूरा 100% आप उसको यूज़ कर सकते। अब मैं कुछ लोकल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर देता हूँ। अगर आप वियतनाम जाके अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप वहाँ पे बाइक हायर कर सकते हो, रेंट पे ले सकते हो। तो बेसिकली लोग करते क्या है कि जो भी रेंटल बाइक शॉप्स होते हैं वहाँ पे जाके रेंट आउट करते हैं। तो प्रॉब्लम वहाँ पे ये आ जाता है कि वहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट वगैरह को सबमिट करना होता है एज अ गारंटी। तो कभी कभी ऐसे स्कैम्स भी चलते गए हैं। ये हमेशा अक्सर करके होता है हर कंट्रीज़ में, जब भी आप बाइक रेंट आउट करते हो तो जब आप उसको रिटर्न करते हो तो कुछ ना कुछ वो डैमेज दिखा के आपसे एक्स्ट्रा पैसा चार्ज कर लेते हैं। तो इस स्कैम से बचने के लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा कि जिस होटल में आप स्टे कर रहे हो उनके पास भी ऑप्शंस होते हैं ये बाइक रेंट आउट करने के लिए, तो आप वहाँ से रेंट कर सकते हो, जिसमें कि आपको पासपोर्ट वगैरह जमा करने का झंझट नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी इन्फॉर्मेशन, आपके डॉक्यूमेंटेशन उनके पास होते हैं। तो एज अ ट्रस्ट वो आपको बाइक रेंट आउट करेंगे, वो भी अच्छे रेट पे करते हैं, और इससे क्या रहेगा कि आप एक अच्छे खासे स्कैम से बच जाओगे, आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। और बात करूँ सिम कार्ड का, तो सिम कार्ड आप वहाँ से बाई कर सकते हो। अगर आप एयरपोर्ट से बाई करते हो तो एक्सपेंसिव हो जाता है। अदरवाइज़ आप अगर लोकल जब सिटी के अंदर एंटर कर जाते हो, चाहे हो ची मिन हो या हो नहीं हो, तो आप वहाँ से बाई करोगे तो लगभग 700-800 इंडियन करेंसी में आपको वहाँ पे सिम कार्ड मिल जाता है, जो कि आपको लगभग 20 दिन का वैलिडिटी मिल जाता है और 10 से 12 GB का आपको डेटा मिल जाए। एयरपोर्ट से लेते हो तो वही सिम कार्ड, सेम कंपनी का सिम कार्ड और सेम वैलिडिटी के साथ आपको लगभग 1500-2000 का जाता है। आ जाते हैं आप अपना वियतनाम ट्रिप स्टार्ट कैसे करते हो। तो ये डिपेंड करता है आप अगर हनोई रीच आउट करते हो या फिर हो ची मिन रीच करते हो, तो ये तो डिपेंड करता है आप पे। तो अगर आप हनोई विजिट करते हो फर्स्ट टाइम, तो हनोई एक तरीके से ठंडा एरिया है, क्योंकि वो नॉर्थ साइड का पार्ट है, तो वो एक तरीके से बहुत ठंडा एरिया है। तो आप
वार्म क्लोथ आप कैरी करके रखना। और उसी का जस्ट अपोजिट हो ची मिन है, जो कि वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ता है। तो एक ही कंट्री में दो सीजन्स होते हैं एक ही टाइम पे। तो मैं आपको ये बता दूंगा कि अगर आप वहाँ पे विज़िट करते हो तो आप अपने वार्म क्लोथ लेके जाना, क्योंकि हुनई साइड में आपको ठंड एक तरीके से वहाँ पे मिल जाता है। अगर आप ध्यान से वियतनाम का मैप देखोगे तो हुनई सबसे टॉप पे रहता है, फिर हांग रहता है, फिर हो ची मिन आता है। तो हुनई एक तरीके से ठंडा एरिया है। जब आप थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ोगे तो डा डांग में आपको लेक्स मिल जाएंगे, माउंटेन्स मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको वहाँ पे एक्टिविटीज़ मिल जाएंगे जो कि अच्छे व्यूज़ रहते हैं। और जैसे जैसे आप नीचे बढ़ोगे हो ची मिन की तरफ तो आपको गर्म एरिया देखने को मिलेगा। और वो भी एक तरीके से होने की तरह एक सिटी है, जो कि एक तरीके से फाइनेंशियल सिटी है वहाँ पे। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कोऑपरेटिव ऑफिस हैं और बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं। जो कि मैं हो ची मिन 6 महीना रह चुका हूँ, वहाँ पे मैंने जॉब भी किया है। तो मैंने हो ची मिन बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। बाकी हुनई वगैरह में एक तरीके से अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। जैसा कि मान लेते हैं कि अगर आप हनोई रीच करते हो तो हनोई में आप 2 से 3 दिन का नाइट स्टे करो, क्योंकि जब 2-3 दिन का आप लगभग 3 नाइट का आप स्टे करते हो तो आप वहाँ पे लोकल साइट सीन भी वॉच आउट कर सकते हो, सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ वहाँ पे कर सकते हो। हनोई से 3 से 3.5 घंटे के डिस्टेंस पे लॉन्ग वे है, जो कि एक तरीके से टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। आप यहाँ पे लगभग वहाँ पे क्रूज़ वगैरह होते हैं, तो आप वहाँ पे क्रूज़ डिनर वगैरह कर सकते हैं और अच्छा इन्वायरमेंट और अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने ग्रुप या पार्टनर, या फिर अगर आप सोलो ट्रैवल भी हो तो आप पलांग बे पे आप विजिट करते हो तो एक तरीके से आपको पूरा दिन वहाँ पे लग जाएगा साइट सीन में। आपका एक दिन तो पूरा बे पे लग गया, तो आप एक दिन जब वहाँ पे घूम लेते हो तो आप वापस फिर हनोई आते हो। तो हनोई के पास पड़ता है निंगबिंग। तो निंगबिंग बेसिकली एक दिन का पूरा वहाँ पे भी आपका लगभग एक दिन पूरा स्पेंड हो जाएगा, जो कि 100 किलोमीटर का एरिया है, जिसमें आपको अच्छे अच्छे एक्टिविटीज़ मिल जाएंगे। जैसे पपेट शो भी वहाँ पे होता है और बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जो कि आपको एक दिन वहाँ पे लग जाएगा। तो टोटली ओवरऑल आपका 2 दिन यहाँ पे स्पेंड हो जाता है। होने में बहुत कुछ ऐसे देखने को चीज़ें हैं, जैसे वहाँ पे एक बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है वियतनाम का, आप वहाँ पे विजिट करते हो। फिर निनबिन में जैसा मैंने आपको बताया, आप वहाँ पे लगभग लोकल साइट सीन करते हो, तो वहाँ पे भी आपका पूरा एक दिन लग जाता है। तो कुल मिला के सेकेंड डे आपका लोकल साइट सीन देखने में ही लग जाता है। निनबिन में बेसिकली आप वहाँ पे बोट राइड वगैरह कर सकते हो, वहाँ पे टेम्पल्स वगैरह आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो, वहाँ पे केव भी है। तो एक हनोई पूरा एक्सप्लोर कर लेते हो, जो कि 2 नाइट या 3 नाइट का आपका रहता है, डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना दिन स्टे करना चाहते हो, क्योंकि बेसिकली 2 दिन इनफ होता है आप लोगों का साइट सीन और वहाँ पे सारा स्पेंड करने के लिए। अब आ जाते हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ द वियतनाम में। तो सेंट्रल पार्ट आपका दानांग पड़ता है। दानांग में आप ओवरऑल बीचेस विजिट कर सकते हो, माउंटेन्स है वहाँ पे, और भी बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं, लोकल एक्टिविटीज़ जो कि आप कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ वियतनाम के दानांग के बारे में, दानांग में आप बेसिकली माउंटेन्स वगैरह और ट्रैकिंग वगैरह कर सकते हो, बीचेस वगैरह में अच्छे टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो आप 2 दिन वहाँ का भी अगर आप लेके चलते हो तो 3 दिन आपका हनोई हो गया और 2 दिन और आप दानांग में स्टे करते हो। वहाँ पे 2 मेजर अट्रैक्शन है, गोल्डन हिल्स और बाना। उधर अगर दानांग में जाते हो तो ये मस्ट है, आप वहाँ पे विजिट करोगे तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा वियतनाम के बारे में। बेसिकली दानांग में बहुत सारे ऑप्शन है बीचेस के, माउंटेन्स के। तो माउंटेन्स में कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ है जो कि आप केबल कार्ट लेके आप अगर जाओगे तो आपको वहाँ पे 2-3 एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं देखने को। और जब भी आप माउंटेन में केबल कार लेते हो तो एक अच्छा व्यू वहाँ पे आता है। अब बात करते हैं दानांग से 30 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है, जो कि एक तरीके से मोस्ट रोमांटिक सिटी माना जाता है। आप एक तरीके से वियतनाम का या फिर वर्ल्ड का मोस्ट रोमांटिक सिटी माना जाता है, जो कि सिटी का नाम है होयान। तो होयान एक तरीके से लाइक रोमांटिक सिटी इन द वर्ल्ड कहा जाता है। आप इसके बारे में अगर गूगल पे देखोगे तो एक अच्छा रिव्यू आएगा आपको। तो अगर आपके साथ आपका पार्टनर है या फिर ग्रुप भी है तो आप यहाँ पे ज़रूर विजिट करना, जो कि दानांग से आपका 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि 40 to 45 मिनट्स का लगभग ड्यूरेशन लगता है। तो आप लोकल कोई भी वहाँ से कैब या फिर एक तरीके से बसेस वगैरह वहाँ के लिए चलते हैं। तो होता क्या है वहाँ पे लैटेंस वगैरह बर्न करते हैं, आप देख सकते हो वीडियो में कि ये बेसिकली पर इवनिंग मतलब हर एक शाम को लगभग 100 से ज़्यादा वहाँ पे इसको लाइक जलाया जाता है। और वहाँ के आर्किटेक्चर्स वगैरह भी बहुत बढ़िया है। अगर आप कपल हो तो आप यहाँ पे ज़रूर विजिट करना। यहाँ के जो कैफ़ेज़ वगैरह हैं बहुत ही अच्छे हैं, एक तरीके से बहुत अच्छा लाइक रोमांटिक
वहाँ पे व्यूज़ है। तो जब भी आप अगर कपल के साथ हो, अदरवाइज़ आप ग्रुप में भी हो, तो आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना, एक अच्छा ही व्यू वहाँ पे मिलता है। तो आप होयान में अपना सारा टाइम स्पेंड कर लेते हैं तो नियरेस्ट जो कि आपका एयरपोर्ट पड़ता है दानांग में पड़ता है, वापस आप जाके दानांग से आप फ़्लाइट ले सकते हो हो ची मिन्ह के लिए। तो ओवरऑल आपका 2 दिन आपका दानांग में चला जाता है, जो कि 3 दिन का आपका हुनई का ट्रिप हो गया, 2 दिन का आपका दानांग का ट्रिप हो गया। अब आ जाते हैं हो ची मिन्ह पे। अगर आप हो ची मिन्ह विज़िट करना चाहते हो तो आप बाई बस या फिर डायरेक्टली दानांग से आप फ़्लाइट ले सकते हो, जो कि ओवरऑल सेम रेट का पड़ता है 2000-2500 के आसपास। आपके पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं दानांग से हो ची मिन्ह जाने के लिए, जो कि फ़्लाइट पड़ जाता है, बस पड़ जाता है और ट्रेन भी पड़ जाता है। तो अगर आपको थोड़ा सा लोकल एक्सपीरियंस करना और आपके पास टाइम है तो आप ट्रेन से जाना, क्योंकि आपके लोकल अगर ट्रेन से जाते हो तो वहाँ के कल्चर और वहाँ के लोकल लोग से आपका अच्छा अट्रैक्शन होगा और अच्छा साइट सीइंग भी आपको व्यू मिलेगा, क्योंकि दानांग एक तरीके से माउंटेन एरिया है और आप माउंटेन एरिया से जब प्लेन एरिया की तरफ बढ़ते हो तो एक अच्छा व्यू आपको मिलता है और अच्छा टाइम भी स्पेंड होता है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप ट्रेन ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज़ अगर आपके पास टाइम का शॉर्टेज है तो आप डायरेक्टली वहाँ से फ़्लाइट ले लोगे, तो जो भी 2-2500 का फ़्लाइट आता है आप वहाँ से हो ची मिन्ह आ सकते हो। तो जब आप हो ची मिन्ह रीच करते हो तो मेकोंग डेल्टा एक टूरिस्ट साइट है, आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हो। ये भी एक तरीके से बहुत अच्छा एरिया है और मैं ज़्यादा इसके बारे में इसलिए नहीं बताऊँगा कि आप एक बार जब खुद वहाँ पे विज़िट करोगे तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ पे मिलेगा। आप वॉर म्यूज़ियम वहाँ पे विज़िट कर सकते हो, जो कि वहाँ के जो वॉर्स वगैरह हुए थे उसके बारे में कॉन्सेप्ट है। इसलिए ये जो म्यूज़ियम है, आपको जैसा पता होगा वियतनाम ऑलरेडी बहुत वॉर से गुजर चुका है, तो वहाँ पे बहुत सारे वॉर्स हो चुके हैं। तो ये म्यूज़ियम उसके बारे में दर्शाता है और वहाँ के कल्चर के बारे में, जो भी वियतनाम का कल्चर रह चुका है और जो भी पुरानी चीज़ें हैं, तो उस म्यूज़ियम में आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप क्लबिंग की शौकीन हो तो आप साइगॉन विज़िट कर सकते हो। बेसिकली ये नाइट लाइफ के लिए फेमस है। आपको यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स वगैरह भी प्रॉपर्ली मिल जाएंगे, तो भी एक अच्छा पार्ट है, आप वहाँ पे नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हो। तो एक दिन आपका पूरा नाइट लाइफ और ये लोकल जो म्यूज़ियम मैंने बताया ये आपको एक्सप्लोर। सेंचुरी है वहाँ पे हो ची मिन्ह में, आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हो, जो कि एक हिंदुज़म टेम्पल है बहुत बड़ा। वहाँ पे बहुत अच्छा फेमस चीज़ है वहाँ पे कोचिंग क्लासेस वगैरह, जो कि आप हनोई में भी, दानांग में भी और हो ची मिन्ह में भी आप कर सकते हो। तो बेसिकली आप ये कहीं भी मल्टीपल प्लेसेस में आप कर सकते हो कोचिंग क्लासेस। तो यहाँ पे बेसिकली आप वहाँ के लोकल फूड वगैरह बनाना सीखोगे। तो बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट जो कि बाहर से आते हैं, इंडिया से और कुछ यूएस वगैरह यूरोप कंट्री से जो विज़िट करते हैं, तो मोस्टली जिनके पास उतना टाइम होता है तो वो कुकिंग क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था यहाँ के क्लाइमेट के बारे में, तो आप हर तरीके का कपड़ा लेके जाना, क्योंकि हो ची मिन्ह में गर्मी पड़ता है और हुनई में ठंड पड़ता है। तो ताकि ठंड के कपड़े और गर्मी के कपड़े दोनों आप कैरी करो, ताकि आपको किसी भी क्लाइमेट में आपको दिक्कत ना पड़े, क्योंकि अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो तबीयत वगैरह ख़राब होने का दिक्कत होता है। तो आप अगर गर्म कपड़े भी लेके चलोगे तो आपके लिए होना ही बहुत बेस्ट रहेगा। और जब आप हो ची मिन्ह में रहोगे तो आपको गर्मी का सामना करना पड़ता है। तो मैं बात करूँ बेस्ट टाइम क्या है यहाँ पे विज़िट करने के लिए, तो सितंबर से लेकर मार्च तक का एक अच्छा टाइम होता है वियतनाम में विज़िट करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे विज़िट करते हैं। यहाँ के कल्चर और कुछ ऐसे फेस्टिवल्स इस वीडियो में मैंने आपको मोटा मोटा सारा डिटेल बता दिया है। तो आप अगर कंपेयर करते हो, 3 नाइट्स आप हुनई में स्टे करते हो, 2 नाइट आप दानांग में स्टे करते हो और 2 से 3 दिन आप अगर हो ची मिन्ह में रहते हो, तो ओवरऑल आपका 3, 2 और 2 7 डेज़ का आपका एक तरीके से 7 या 8 डेज़ आप स्टे कर सकते हो वियतनाम एक्सप्लोर करने में। तो 7 डेज़ एक अच्छा टाइम है कि जो कि आप अच्छे से मतलब एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपके पास और भी टाइम है तो आप अपने टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हो, जिससे आप और भी वहाँ के लोकल कल्चर के बारे में या फिर कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हैं आप वहाँ पे सीख सकते हो, कर सकते हो। तो आप अपने हिसाब से जो भी पैकेज होते हैं आप अपना डेज़ वगैरह बढ़ा के आप वहाँ पे विज़िट करो। और जैसा कि मैंने आपको एक टिप बताया था कि आप गर्म कपड़े वहाँ पे लेके चलना, क्योंकि जब भी आप वियतनाम में ऊपर की तरफ हुनई की तरफ बढ़ते हो तो आपको टेम्परेचर गिरा हुआ मिलता है। लगभग वहाँ पे 10 डिग्री to 16 डिग्री सेल्सियस रहता है। बहुत ठंड तो नहीं रहता है, लेकिन एक गर्म कपड़े का आपको यूज़ पड़ता है। और जैसे जैसे आप नीचे आते हो वैसे टेम्परेचर आपका ऊपर जाता है, तो आपको गर्म कपड़े और गर्मी के कपड़े दोनों आपको वहाँ पे लेके जाने होते हैं। करते हैं क्या आपका बजट पड़ता है। तो जब भी आप वियतनाम विजिट करते हो तो आपका टोटल ओवरऑल क्या बजट पड़ता है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि 16-17 हज़ार में आपका फ़्लाइट हो गया, 2500 से 3000 आपका वीज़ा हो गया, ओवरऑल 20,000 में आपका फ़्लाइट और वीज़ा हो जाता है। अब बात करते हैं होटल के बारे में। अगर आप सोलो ट्रैवलर है तो आप हॉस्टल वगैरह में स्टे कर सकते हो, जो कि 200-300 मैक्स टू मैक्स 400 में आ जाता है विद ब्रेकफास्ट। तो
हॉस्टल वगैरह सबसे अच्छा ऑप्शन होता है जो कि सोलो ट्रैवलर्स होते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ग्रुप और कपल में हो तो होटल भी अगर आप लेते हो तो कंपेयर टू गोवा, जो कि बहुत ट्रेंडिंग में इस समय चल रहा है, गोवा ना जाके आप इंटरनेशनल ट्रिप करो और आपका बजट सेम ही जाता है या उससे कम में भी हो जाता है, क्योंकि गोवा आज के डेट में बहुत एक्सपेंसिव हो गया। वहाँ के होटल्स वगैरह और वहाँ के जो लोकल ट्रैवलिंग्स है, कैब वगैरह बहुत ही एक्सपेंसिव है, जो कि मैंने भी एक तरीके से एक्सपीरियंस किया है गोवा में। तो गोवा ना जाके लोग आज के डेट में इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हैं। तो अगर आप कंपेयर करते हो होटल वगैरह के बारे में, तो गोवा से बहुत ही सस्ता आपको होटल वगैरह मिल जाता है। 700-800 में आपको यहाँ पे वियतनाम में हो ची मिन्ह या हनोई कहीं भी आप लेते हो तो एक बजट आप मान के चल सकते हो 800 से 1000 के बीच में आपको होटल स्टे मिल जाता है विद ब्रेकफास्ट। तो अगर आप कंपेयर करते हो इंडिया की गोवा से, तो बहुत ही प्रीटी मच बेस्ट है कि आप इंटरनेशनल ट्रिप करो, वियतनाम घूमो। इससे एक तरीके से आपको इंटरनेशनल ट्रिप भी हो जाता है और एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है दूसरे कंट्री का। आप से 10 दिन का अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप अगर, जैसा कि मैंने बताया, 20,000 रुपये आपका लाइक फ़्लाइट और वीज़ा का हो जाता है, और मैक्स टू मैक्स आप 10,000 अगर होटल का भी लेके चलते हो। अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो 10,000 से कम में हो जाएगा। अगर आप कपल हो तो ऑलमोस्ट आप 10,000 मान के चलो कि एक हफ्ते का आपका ये होटल का बजट बन जाता है। फिर आ जाते हैं खाने पे। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो लोकल फूड के साथ तो बेस्ट है, अदरवाइज़ वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह तो उतने नहीं हैं, और अगर है भी तो वो टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। तो डिपेंड करता है कि आप कैसा फूड वहाँ पे कंज्यूम करते हो, क्योंकि कुछ ऐसे रीजन्स में ही आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिलेंगे। जैसे मैंने बताया कि आपको साइगॉन जब आप विज़िट करोगे तो आपको इंडियन रेस्टोरेंट वहाँ पे मिल जाएगा। वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और एक तरीके से बजट बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है, और वो सेम टेस्ट आपको मिलेगा भी नहीं कंपेयर टू इंडिया। तो जैसा कि मैंने बताया 20,000 वो आपका फ़्लाइट और वीज़ा हो गया, और 10,000 आपने होटल का बुक कर लिया। टोटल ओवरऑल 30,000 रुपये आपका ये बजट हो गया। खाने का तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या खाते हो, वेज खाते हो या फिर लोकल फूड ट्राई करते हो, तो आप अपने हिसाब से वो कैलकुलेशन लगा सकते हो। 5,000 रुपये अगर खाने का भी लेके चलते हो एक हफ्ते का, तो आपका 30,000 और प्लस 5,000 35,000 का ये आपका बजट बन जाते हैं। जो कि लोकल साइट सीन आप करते हो या फिर वियतनाम के अंदर जो ट्रैवल करते हो, जैसे हनोई से फिर आप हो ची मिन्ह तक आते हो, तो उसमें जो कि आपके टिकट्स वगैरह लगते हैं वो डिपेंड करता है। आप फ्लाइट से अगर ट्रैवल करते हो तो ओवरऑल आपका 2,500 से 3,000, अगर आप राउंड फिगर 3,000 भी मानते हो, तो हनोई से अगर हो ची मिन्ह की तरफ आप बढ़ते हो तो 3 से 6,000, मतलब ऑलमोस्ट 10,000 भी अगर फ्लाइट आप लेके चलते हो तो टोटल आपका 45,000 का खर्चा हो जाता है, अगर आप पूरा ऐड करते हो खाना, फ्लाइट और लोकल फ़्लाइट्स होते हैं। तो अगर आप बस ट्रेन ट्राई करते हो तो आपका बजट और भी कम हो जाता है, लेकिन अगर मैक्स टू मैक्स अगर आप कैलकुलेशन लगाओगे तो 45,000 का अभी तक का ये बजट हो जाता है, जिसमें आपका फ़्लाइट और लोकल फ़्लाइट, वीज़ा, फूड और स्टे, आपका ये सारा चीज़ इंक्लूड होता है। कुछ आप अलग एक्टिविटीज़ करते हो वियतनाम के अंदर तो वो आपका अलग ही आप ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे वहाँ पे ओपेरा शो होता है, पपेट शो होता है, और वहाँ पे कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जैसे क्लब्स वगैरह, आप वहाँ जाओगे तो वो आपके पे डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे क्या खर्च करते हो। तो वो बजट के अंदर अगर आप ऐड करते हो, मेरे हिसाब से अगर आप अच्छे से घूमते हो, वहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, तो ओवरऑल 60,000 का बजट मेरे हिसाब से आता है पर पर्सन। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन वो क्या एक्टिविटीज़ वियतनाम के अंदर करते हैं। और इस वीडियो में मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं वियतनाम से रिलेटेड। बाकी मैं और भी सीरीज़ बनाऊंगा, और भी कंट्री जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जैसे मैंने सिंगापुर भी एक्सप्लोर किया है, इंडोनेशिया भी गया हूँ, मलेशिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में लगभग मैंने खुद ट्रैवल किया है। तो वियतनाम का आप बजट ले सकते हो अगर पर पर्सन 60,000 भी। तो अगर कंपेयर करते हो आप गोवा वगैरह से, तो अगर पर पर्सन भी आप जाते हो गोवा में तो इतना लग ही जाता है, और उतने ही बजट में आप इंटरनेशनल ट्रिप कर सकते हो। तो वियतनाम के बारे में और भी मैं कुछ ऐसे वीडियोस बनाऊंगा कि वहाँ के जो भी लोकल कल्चर्स वगैरह हैं एक्सप्लोर करने के लिए, और कुछ ऐसे स्कैम्स भी जो चलते हैं वियतनाम में, तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। और बाकी मैं इस वीडियो का एंड कर रहा हूँ, और आई होप आपको सारा इसमें नॉलेज मिल गया होगा वियतनाम के बारे में, आपको कैसे विज़िट करना है। तो वीज़ा को लेके आप ज़्यादा पैनिक मत होना, वीज़ा यहाँ का बहुत ईजी मिल जाता है। मैं तो वीज़ा ऑन अराइवल पे ही ट्रैवल करता हूँ, और मेरी लगभग ट्रैवल हिस्ट्री भी बहुत अच्छी हो चुकी है कि मुझे इमिग्रेशन पे ज़्यादा फेस नहीं करना होता है। फर्स्ट टाइम मुझे बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ गया था इमिग्रेशन पे, वियतनाम में भी, थाईलैंड में भी, बट ड्यूरेशन जब मैं ट्रैवल करता गया तो मेरे एक्सपीरियंस भी अच्छे हो गए, और इमिग्रेशन फेस करना मतलब मेरे लिए बहुत इजी हो गया है। तो ओवरऑल मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ,
आई होप सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर आउट हो गई होंगी। बाकी अगर कुछ ऐसा क्लियर आउट नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे अपने क्वेश्चंस रख सकते हो, मैं डेफिनेटली उसके आंसर्स दूंगा। और बाकी कोई भी हेल्प आपको लगता है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं श्योरली आपको सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू एंड दिस वीडियो। थैंक यू।